CAA और NRC एक लीगल कानूनी प्रक्रिया है। तो इस वीडियो के अंदर उसके बारे में इंफॉर्मेशंस डिटेल्स दिए जा रहे हैं। CAA इसका लॉन्ग फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और 11 दिसंबर 2019 को यह एक्ट पास हो गया है। और एक्चुअली में ये एक्ट क्या है, एक बेसिक एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसके अंदर ये अमेंडमेंट है, ये यानी उसके अंदर एक तरमीम है। अब इसके अंदर तकरीबन 6-7 जो है अमेंडमेंट्स है, लेकिन उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ये अमेंडमेंट है जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और इसको हमने जो है उसकी जो PDF है लॉ की, एक्ट की, उसकी PDF से कॉपी और यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट की है। तो इस अमेंडमेंट के तहत जो है कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31st डे ऑफ दिसंबर 2014 से पहले या उस दिन तक, उसके बाद नहीं, उस दिन तक जो लोग यहाँ पर आ गए, इंडिया आ गए, अगरचे कि बगैर पासपोर्ट के आए और कोई इलीगल इमिग्रेंट्स जिसको बोलते हैं नॉर्मली, तो उस तरीके से जो बॉर्डर क्रॉस करके आ गए, यहाँ पे रह रहे, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, तो उनको इस कानून के तहत जो है इलीगल इमिग्रेंट या इलीगल माइग्रेंट्स नहीं कहा जाएगा, उनको लीगल माइग्रेंट्स ही कहा जाएगा। और उनके लिए जो है इंडियन सिटीजनशिप उनको देने का प्रोविज़न है। तो ये यहाँ पे ये कानून के अंदर ये डिटेल्स दी हुई है। क्या ये कानून इम्प्लीमेंट हो गया? यस, इट इज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंट, ये इम्प्लीमेंट हो गया है। इसका बेनिफिट्स भी बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। अब NRC क्या है? तो NRC जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है। तो NRC जो है कोई कानून नहीं है। आमतौर से कहा जाता है कि भाई NRC का कानून लाया जा रहा है, तो NRC तो कोई कानून का नाम ही नहीं है। तो फिर NRC क्या चीज़ है? NRC जो है एक रजिस्टर का नाम है। इट इज़ द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, इज द रजिस्टर कंटेनिंग द नेम्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स, कि हर इंडियन सिटीजन का उसके अंदर नाम लिखा जाता है, उसको कहते हैं NRC। तो NRC ये लॉ नहीं है, NRC एक रजिस्टर का नाम है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये कोई भी ये कहता है कि भाई NRC नहीं होना चाहिए, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई रजिस्टर ही ना हो जिसमें ऑल इंडियन सिटीजन्स के नेम्स हो? ऐसा रजिस्टर दुनिया के हर देश में होता है, हर कंट्री में रहता है, और इंडिया में भी जो है ये रजिस्टर है और रहना चाहिए। अब ये रजिस्टर, अब आप देखिए NRC जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, लॉ नहीं है। तो द रजिस्टर वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर द 1951 सेंसस ऑफ इंडिया। ये आज का रजिस्टर नहीं है, ये रजिस्टर तो 1951 जब सेंसस हुआ उसके बाद में ही जनगणना हुई, तो उसके बाद में ये रजिस्टर तैयार किया जा चुका है। यानी ये NRC का काम उस टाइम पर भी हुआ था कि जनगणना होने के बाद में सिटीजन्स के नेम्स जो है वो एक रजिस्टर में लिख दिए गए थे, और उस रजिस्टर का नाम लिख दिया गया है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अब ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है 1951 में किस तरह से किया गया था, किस तरह से कंडक्ट किया था? तो हमने एक बहुत मेहनत करके जो है NRC के ऊपर एक रिसर्च करके बहुत सारे कागजात को छान कर 1951 से, देश की आज़ादी के टाइम से हमने मेहनत किया, वहाँ से देखना जो है स्टार्ट किया हमने, और हमको वो उस सेंसस के
और उस वक्त के एनआरसी से रिलेटेड गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स भी जो अवेलेबल है वो हमको अपने उस हासिल किया। तो किस तरह से एनआरसी की गई, एक शॉर्ट में हम यहाँ पर उसका एक समरी जो है लिखे हैं। तो 1951 में जब वो जनगणना हुई, तो जनगणना होने के बाद में जो है वहाँ पे जितने भी लोग रहते थे तो वो सब लोगों के नेम्स जो है एक रिकॉर्ड में लिख दिए गए। तो एक रिकॉर्ड में वो सारे नेम्स लिख दिए गए, जिसको जो है एनपीआर भी बोलते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के नेम्स जो है एक एनआरसी के रजिस्टर के अंदर लिख दिए गए थे उस ज़माने में। अब उसके बहुत सारे डिटेल्स है, किस तरह से सर्वे हुआ था, घर घर जाके जो है जैसा आमतौर से होता है वो सर्वे हुआ था, और बहुत सारे पहलुओं के अंदर उसके अंदर जिक्र किया गया था। अब ये देखिए एनआरसी का जो लॉ है, एनआरसी से रिलेटेड जो अमेंडमेंट है, एनआरसी तो लॉ नहीं है, एनआरसी से रिलेटेड जो अमेंडमेंट है वो 2003 में हुआ था। कि ये जो एनआरसी का जो रजिस्टर 1951 में बनाया गया था, उसके बाद से उस रजिस्टर को अपडेट ही नहीं किया गया था, उसके बाद से उसके ऊपर कोई काम ही नहीं हुआ। तो 2003 के अंदर जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट्स जो किए गए, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, उसके अंदर फिर से जो है ना एनआरसी का जो रजिस्टर के बारे में उसके अंदर जो फिर से वो अमेंडमेंट किया गया, एक लॉ बनाया गया कि भाई कि ये रजिस्टर को मेंटेन किया जाए और उसके साथ में जो है उसके कार्ड भी इशू किया जाए नेशनल सिटीजनशिप के। अब इसमें क्या है देखिए पॉइंट्स, ये आर्ट सेक्शन नंबर 14A है, उसका 1 क्या बता रहा है बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, कंपलसरी रजिस्टर करे एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया का, हर सिटीजन ऑफ इंडिया का नाम जो है एक रजिस्टर के अंदर लिखना ये कंपलसरी कर दिया गया, ये 2003 के अमेंडमेंट्स के ज़रिए से। अब इसमें हर भारतीय को भी कंपलसरी है कि वो अपना नाम दे एज ए सिटीज़न बोलकर, और गवर्नमेंट के लिए भी कंपलसरी है कि वो सारे सिटीज़न के नाम लिखने का अरेंजमेंट करे। और द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेंटेन ए नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन एनआरसी, और एक नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी भी बनाएंगी, एक स्ट्रक्चर बनाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक रजिस्टर जो है जो बनाएंगे उसका नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी है। और उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स है यहाँ पर, और लास्ट में एक भी है कि जो है ना उनको कार्ड भी इशू किया जाए, नेशनल रजिस्ट्रेशन का कार्ड भी इशू किया जाए। अब ये आर्टिकल जो है द हिंदू एक न्यूज़पेपर है, दिसंबर 24, 2019 का जो है एक आर्टिकल है, उसके अंदर की ये न्यूज़ है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर डाटा फर्स्ट कलेक्टेड इन 2010 अपडेटेड इन 2015। तो 2003 के अंदर का हमने अमेंडमेंट देखे अभी, तो उसमें जब ये पास होने के बाद कि रजिस्टर मेंटेन करना है, कार्ड इशू करना है, तो उसका काम भी चालू हो चुका है। कब से? 2010 में जो है डाटा कलेक्ट करके एंट्री हो चुकी है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की। ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एक अलग चीज़ है और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी अलग चीज़ है। दोनों में फ़र्क क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में क्या किया जाता है कि जो सर्वे होता, जनगणना जिसको बोलते हैं, तो उसके तहत स्पेशल सर्वे करके पूरे जितने भी लोग रहते हैं भारत देश में वो सबके जो है नेम्स लिखे जाते हैं अंदर, फिर उसका वेरिफिकेशन होता है, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का वेरिफिकेशन होता, अंदर के डाटा का रजिस्ट्रार्स जो रहते हैं वो वेरीफाई करते, और उसमें से जो इंडियन सिटीजन्स है उनके नाम अलग कर दिए जाते और उनका एक रजिस्टर बनाया जाता, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी बोलकर।
अभी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में तो बहुत सारे ऐसे भी लोग आ सकते हैं जो विदेशी है लेकिन यहाँ रह रहे, उनके भी नाम आएंगे। लेकिन नेशनल एनआरसी का जो रजिस्टर है उसके अंदर सिर्फ इंडियन सिटीजन के ही नाम आएंगे। तो ये 2010 के बाद में जो है 2015 में इसको अपडेट किया गया उस रजिस्टर को। हालांकि आप जानते हैं कि जब 2010 में जनगणना हुई तो 2015 में कोई जनगणना नहीं हुई, तो फिर रजिस्टर को किस तरह से अपडेट किया गया 2015 में? तो इसका जवाब ये है कि 2015 में जो आधार कार्ड बन चुके थे पूरे भारत देश में लोगों के, तकरीबन लोगों के आधार कार्ड बन गए थे उस वक्त जो मौजूद थे उनके, तो वो हिसाब से भी रजिस्टर के अंदर पॉपुलेशन के अंदर जो है अपडेट कर दिया गया। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ आधार कार्ड। तो ये इस हिसाब से आपका आधार कार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपको एनआरसी में हेल्प करने में हेल्प होगी उससे, और आपका नाम उसमें आने में सहूलत होगी। इसके लिए कंपलसरी है कि हर एक का आधार कार्ड हो और वो अपडेटेड हो। अपडेटेड का मतलब क्या है? 3 तरह के अपडेट होते हैं, इसके ऊपर मेरा एक अलग से वीडियो भी है। एक है बायोमेट्रिक अपडेट, जिसमें आप जो है ना फिंगर्स और आँखों के आइरिस अपडेट करते हैं, ये भी क्या हुआ हो। और दूसरा जो है डेमोग्राफिक अपडेट, यानी कुछ नेम में करेक्शन है और या एड्रेस में करेक्शन है या डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है, तो उसको डेमोग्राफिक अपडेट बोलते हैं। ये 2 अपडेट्स तो होना ही होना है। लेकिन इससे हटके अभी रिसेंटली जो है, जब अब हम और आप बहुत मर्तबा सुन रहे हैं कि मैसेजेस भी आ रहे गवर्नमेंट की तरफ से कि डॉक्यूमेंट अपडेट्स, तीसरा अपडेट निकाले रिसेंटली इंडिया गवर्नमेंट ने, वो है डॉक्यूमेंट अपडेट। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट अपडेट के ज़रिए से वो क्या चाह रहे हैं कि भाई, जैसा कि केवाईसी बोलते हैं बैंक के अंदर, नो योर कस्टमर, कि वाकई में कस्टमर अभी है नहीं है, ज़िंदा है नहीं है, कहाँ पर है, उन्हें कैसा है, कहाँ पर रहता है, अभी उसके आइडेंटिफाई, उसके लेटेस्ट फ़ोटो कैसी है। तो ये एनआरसी, ये आपका जो आधार अपडेट लाएगा, इसकी लिंक जो है आपकी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर या एनआरसी से हो सकती है। इसके लिए आपको कंपलसरी है, हर एक को कंपलसरी है कि वो अपने डॉक्यूमेंट अपडेट भी करे, जिसको फ़िलहाल फ्री रखा गया है। 14 मार्च से जो है उसको पैसे लगेंगे, और अपडेट नहीं करने पर आपका आधार कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। यहाँ पे और एक डाउट मैं क्लियर करता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने रिसेंटली जो है अपडेट करे, बायोमेट्रिक अपडेट करे, कोई बोलता हमने डेमोग्राफिक अपडेट करे, आधार में नाम चेंज करे, कोई एड्रेस चेंज करे। तो एक बात देखिए, ये सारे अपडेट्स अलग हैं, और आपका जो डॉक्यूमेंट अपडेट है, जिसमें से आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, जो आप घर बैठे भी कर सकते हैं या कोई ऑनलाइन सर्विस सेंटर से भी कर सकते हैं, तो वो अलग चीज़ है। भले आपने अभी करे हो, तब भी आपने फ़ोटो चेंज करे, बायोमेट्रिक करे, कुछ भी करे, तब भी आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करना ही करना है, कंपलसरी करना है। उसके लिए क्या है, जो बच्चों के 5 साल से कम उम्र में आधार कार्ड बनाए, जब वो 5 साल के हो गए, अब 5 साल के हो गए, तो उनका डॉक्यूमेंट अपडेट कंपलसरी है, भले आप डेमोग्राफी करें या बायोमेट्रिक करें। उसी तरह से 5 से 12 या 15 साल के अंदर अगर आपने जो है बनाया बच्चों का आधार कार्ड, अब वो 12 साल का हो गया या 15 साल का हो गया, तब जो है आपको फिर उसका डॉक्यूमेंट अपडेट करना है। और जिनकी उम्र अब 18 साल की हो चुकी, जिन्होंने कभी भी आधार कार्ड बनाया हो, अब उनकी उम्र 18 साल की हो गई, तो वो एक बार डॉक्यूमेंट अपडेट करें, और उसके बाद फिर हर मर्तबा जो है हर 10 साल को अपना डॉक्यूमेंट अपडेट करते रहे। ये 10 साल भी क्यों निकाले कि जनगणना का जो है आपको वो 10 साल के बाद होते रहता, तो हिसाब से आपको भी जो है हर 10 साल के बाद आपका डॉक्यूमेंट अपडेट करके लेना है। बाकायदा उसका रिकॉर्ड रखें अपने पास, पूरे फैमिली का कराएं, एक जगह उसका रिकॉर्ड रखें डेट वाइज। उसको जब आप अपडेट करते हैं तो आपको अपडेशन के लिए एप्लीकेशन जो नंबर होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर, वो रहता है, वो लिख कर रखें, अपडेट की डेट लिख कर रखें, और उसके बाद हर 10 साल को वो अपडेट कराते रहें। अब उसके बाद में हम आते हैं कि भाई आसाम में एनआरसी हुई, तो हमने बहुत ही आसाम की एनआरसी के ऊपर भी रिसर्च वर्क किया। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास PDF के अंदर अवेलेबल है, अगर कोई ख्वाहिशमंद है तो हम उसको भेज सकते हैं। तो वहाँ पे गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है एनआरसी की, जो आसाम में कंडक्ट हुई, उसके ऊपर जो है एक
ओवरव्यू ऑफ द एनआरसी लिखा हुआ है, और उसके अंदर ओवरव्यू ऑफ द एनआरसी के जो पॉइंट्स हैं हमने पूरे पॉइंट्स एज इट इज सिर्फ नंबर वाइज 1 2 3 करे, वहाँ 1 2 3 में नहीं है, एक लाइन से लिखे हुए हैं लेकिन पॉइंट्स, तो वो पॉइंट्स हमने समझने में आसानी हो इसलिए 1 2 3 के तौर पे यहाँ पे लिखे हैं। ये पॉइंट्स जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि आसाम में किस तरह से एनआरसी हुई। अगरचे एनआरसी के आसाम और पूरे इंडिया में एनआरसी होने जो होंगी उसमें थोड़ा सा फ़र्क रह सकता है, लेकिन 95% तो सेम प्रोसीजर रहेगा। फर्स्ट, अब एनआरसी आसाम की बात चल रही, विल नाउ अपडेट द इंक्लूड द नेम्स ऑफ दोज पर्सन्स, उस एनआरसी के अंदर उन लोगों के नाम लिख दिए गए, डायरेक्टली लिख दिए गए। किन लोगों के नाम? हु अपियर इन द एनआरसी 1951 का उनके पास रिकॉर्ड था, और रिकॉर्ड में जो नेम्स है वो लोग डायरेक्टली उनके नेम्स ले लिए। तो अब आप हम में से कोई ऐसा शख्स है जो 1951 के टाइम पर हयात था, उसके एनआरसी में नाम है, तो सिर्फ अगर हमारा आप मौजूदा कोई भी कार्ड अगर बता दे तो आपका एनआरसी हो गया, आपको और कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सेकंड, किसके नाम रजिस्टर किए गए आसाम में? इन एनी ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स अप टू द मिडनाइट ऑफ 24 मार्च 1971, 24 मार्च 1971 की रात से पहले के इलेक्शन कार्ड में, चाहे कभी कभी बने हुआ हो इलेक्शन कार्ड में या इलेक्टोरल रोल में, अगर कार्ड भी नहीं है उसके पास लेकिन इलेक्शन की स्लिप है जो आती है वोट डालने के लिए, तो वो उसकी स्लिप भी अगर है और मौजूदा कोई कार्ड बता दे अपना आइडेंटिटी वो, और वो स्लिप बता दे, तो फिर उसका भी नाम जो है उसके अंदर रजिस्टर कर दिया गया, उसको भी कोई दिक्कत नहीं आई। इसके लिए इलेक्शन भी वो स्लिप हम वोट करते रहे, उसका स्लिप भी जो है हमेशा देखते रहे, अपना लिस्ट में नाम है नहीं है इस बारे में चौकन्ना न रहे। तीसरा, एनी ऑफ द अदर एडमिसिबल डॉक्यूमेंट्स इशूड अप टू मिडनाइट ऑफ 24 मार्च 1971, अब मार्च 1971 से पहले का कोई भी इशू किया गया डॉक्यूमेंट, जैसा कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी हो सकता है, या उस टाइम का जो भी कोई पेंशन का डॉक्यूमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट का डॉक्यूमेंट हो सकता है, बैंक का हो सकता, इस तरह से कोई भी ज़मीन के खरीद मालिकाना का हो सकता, ऐसे मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंट हो सकते उस टाइम के, तो वो भी एडमिसिबल है, वो उनके भी जिन्होंने भी प्रोड्यूस किए वो सारे जो है उनको भी उसके अंदर एक्सेप्ट कर दिया गया। अब यहाँ पे आप गौर करिए, ये गवर्नमेंट के वेबसाइट से डायरेक्ट लिया हुआ है, एनी वन ऑफ द अदर एडमिसिबल डॉक्यूमेंट्स इशूड अप टू मिडनाइट ऑफ 24 मार्च 1971। अभी एक बात जो है पूरे मोबाइलों में व्हाट्सएप ग्रुप में चढ़ी कि बर्थ सर्टिफिकेट निकाल कर रख लो, बर्थ सर्टिफिकेट निकाल कर रख लो। अब अगर इस हिसाब से जो 1971 से पहले पैदा हुआ, ठीक है, 69 में पैदा हुआ, 50 में पैदा हुआ, 48 में पैदा हुआ, कभी पैदा हुआ, और उसने जो बर्थ सर्टिफिकेट निकाला वो 2019 में निकाला, 20 में निकाला है, 24 में या 23 में एनआरसी के टाइम से पहले, तो वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्लियर यहाँ लिखे हुआ है, एनी वन ऑफ द अदर एडमिसिबल डॉक्यूमेंट इशूड अप टू, इशूड पे गौर करिए आप, ये लॉ की बातें, इस पर गौर करिए, इशूड अप टू मिडनाइट ऑफ 24 मार्च 19, आपको ऐसा ही डॉक्यूमेंट देना है, या स्कूल का उतारा हो, ऐसा ही डॉक्यूमेंट देना है जो 1971 से पहले का हो। लेकिन ये जो 1971 की जो डेट है ये आसाम के लिए थी, ज़रूरी नहीं है कि पूरे इंडिया में भी यही डेट हो, और आगे कोई डेट रह सकती है, 87, 89 भी रह सकती है, जो भी डेट होगी अभी गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं करे तो उस डेट से पहले का ही करना है। उसके बाद वाले अब 1948 में पैदा हुआ और 2024 में जो बर्थ सर्टिफिकेट निकाला तो उसमें कोई सेंस नहीं है, इट इज़ नॉट एडमिसिबल, इसके अंदर एडमिसिबल नहीं है वो। चौथा, देयर डिसेंडेंट्स प्रूविंग लिंकेज विद दैट पर्सन। अब ये तो लोग हो गए, अब उसके बाद वाले जो लोग हैं जिनकी पैदाइश जो है 1971 के बाद की है, तो यानी ये लोगों के जो बच्चे हैं या बच्चों के बच्चे हैं या बच्चों के बच्चे हैं, उनका जो जनरेशन है, डिसेंडेंट्स हैं, वो सारे के सारे भी इंडियन सिटीजनशिप हो गए।
तो आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको आपका वो रिलेटिव्स जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है 1971 से पहले वाला, कोई भी इशू करे हुआ डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है, तो वो क्या करेगा, बताएगा कि ये जो है मेरे फादर है, ये 1971 के हिसाब से जो है इंडियन सिटीजन हो गए, इनका ये डॉक्यूमेंट है। अब उसके बाद मैं उनका बेटा हूँ, उसका कोई लिंक डॉक्यूमेंट, यानी मेरे आधार कार्ड पे उन बाप का नाम और वो नाम सेम है, बस होगा लिंक डॉक्यूमेंट। या मेरे वोटर आईडी कार्ड पे मेरा नाम और मेरे फादर का नाम है और मेरे फादर जो है 1971 से पहले के हैं, तो लिंकेज हो गया। तो इस तरह से इसको फैमिली ट्री बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंसिस्ट करने की जो चीज़ है, जो बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं फैलाई जा रही, बल्कि सिर्फ ये बताया जा रहा बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ, पासपोर्ट बनाओ, बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ, सबसे ज़्यादा फैमिली ट्री इम्पोर्टेंट है। आपका फैमिली ट्री बनाए, जितना हमारे पुराने से पुराना हमारे पास जो निकल सकता है उसको बेस करें, फिर उससे रिलेटिव हमारा डॉक्यूमेंट्स बताएं। फिर जो मौजूदा 1971 के बाद के जो लोग हैं, ठीक है, वो बर्थ सर्टिफिकेट अपना कंपलसरी बनाए, वो एक डॉक्यूमेंट है उनके लिए, लिंक वाला डॉक्यूमेंट काम आ जाता हो। पासपोर्ट बनाए, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट उनको लिंक के तौर पे काम आ जाता। इस तरह से आपका आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको फैमिली में सारे के नाम सेम हो, फादर का नाम, बच्चों का नाम, बच्चों के बच्चों का नाम, इनका एक लिंक कायम हो और उनके डॉक्यूमेंट्स एकदम जेन्युइन हो और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना हो, तो वो सारे बच्चों को अभी एनआरसी के अंदर नाम आ जाएगा, उनके पोतरों का, नवासों का, यानी पोतरों वगैरह का जो है फैमिली ट्री में जो आते औलाद के औलाद औलाद के औलाद, उनका नाम आ जाएगा। कोई चिंता की फिक्र की बात नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स उनके पास कुछ ना कुछ हो। अब आसाम के अंदर क्या प्रोसीजर अपनाया गया था, किस तरह से एनआरसी की गई थी, वो तो बेस होगा उसका। अब ये प्रोसीजर भी हमने वहाँ जो वेबसाइट पे जो था वो भी, और उसके साथ ही साथ उस टाइम पर जो भी हुए वहाँ पर चीज़ें, चाहे कोर्ट के डिसीजंस हो, चाहे ट्रिब्यूनल्स के डिसीजंस हो, वो सब हमने कलेक्ट करे बहुत सारे, और फिर हमने एक यहाँ पे एक थोड़ा सा उसका निचोड़ यहाँ पर बनाए हैं। स्टेप 1, citizens shall have to submit applications forms family wise। जैसे मैं बताया ना फैमिली ट्री, आपको क्या करना है, आपकी जितनी भी फैमिली है वो सारे फैमिली का आपने एक फैमिली ट्री बनाना, सबके नाम लिखना, ये हमारे दादा, इनके डेट ऑफ बर्थ, एक एप्लीकेशन दार बना, और वो हिसाब से मेरा ये प्रूफ, मेरे डेट ऑफ बर्थ, ये मेरे ये बच्चे, ये बच्चों के ये बच्चे, वो बच्चों के ये बच्चे, ऐसा पूरा एक फैमिली ट्री बनाकर आपको जो डॉक्यूमेंट्स आप जो भी अटैच करना चाह रहे हर एक के, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स के कॉपीज अटैच करके आपको जो है ना वो एप्लीकेशंस ले जाकर सबमिट कर देना है। ऑफिसेस ओपन हो, जगह जगह पर ऑफिसेस ओपन होंगे, वो लाखों करोड़ों ऑफिसेस ओपन होंगे, वैसी कोई चिंता की बात नहीं है। और वो एप्लीकेशन आपका ले लेंगे, वो नहीं बोलेंगे कि आप इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं, आप जो भी एप्लीकेशन देंगे वो ले लेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म्स रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट शैल बी वेरीफाइड। अब उसके बाद में वो लोग क्या करेंगे, उसको वेरिफिकेशन करेंगे। थर्ड स्टेप क्या है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर सबमिटेड बाय द सिटीजंस इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म्स द ड्राफ्ट एनआरसी शैल बी प्रिपेयर्ड। और उसके बाद में वेरीफाई करने के बाद उनको जो भी लगेगा कि जो है ना अथॉरिटी को क्या चलो ये सही है पूरे, तो वो सारे उसके नाम वो एनआरसी रजिस्टर में लिख देंगे, और जो डाउटफुल केस होंगे उसके नाम वो नहीं लिखे जाएंगे उसके अंदर। देखिए अगर आपका नाम नहीं भी लिखे जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। क्या होगा देखिए उसके बाद में वो लोग क्या करेंगे, एनआरसी का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसको पब्लिश करेंगे, न्यूज़पेपर्स में आएगा, टीवी बोलेंगे भाई हम पब्लिश कर दिए हैं, ऑफिसेस में भी अवेलेबल रहेगा, आप जाके अपने अपने नेम्स देख सकते हैं। देखने के बाद में जो है अगर आपको डेट देंगे, ये डेट से लेके ये डेट तक, सिटीजन्स गिवन चांस टू सबमिट क्लेम्स, ऑब्जेक्शंस, करेक्शंस। अब आपने देख लिया लिस्ट में ज़रा सा नाम अलग है या आपका नाम ही उसमें नहीं आया, आपका कोई ऑब्जेक्शंस है, क्लेम्स है, तो आप वहाँ पे जाके रजिस्टर कर देंगे, आपको मौका दिया जाएगा रजिस्टर करने का। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ ऑल सच क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस द फाइनल एनआरसी वुड बी पब्लिश। आपका क्लेम्स उन्होंने बोलेंगे भैया डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, आप जो भी बोलेंगे वो डॉक्यूमेंट ले जाके दे देंगे आप,
कुछ करेक्शन करके लाओ तो वो करेक्शन करके ला के दे देंगे आप। तो उसके बाद में वो लोग उसको वेरीफाई कर लेके एक फाइनल, बहुत सारे नेम्स उसमें ऐड भी हो सकते हैं, निकल भी सकते हैं, या जो है करेक्शन भी होके एक फाइनल एनआरसी का रजिस्टर बनेगा। और फिर वो फाइनल एनआरसी को भी क्या कर दिए जाएंगे, पब्लिश कर दिया जाएगा। अब जिनके नेम्स आ गए तो बहुत ही अच्छी बात है, जिनके नेम्स अगर उसमें भी अगर नेम्स नहीं आए तब भी आपको अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। Those not satisfied with the list can appeal in the tribunal court। जगह जगह पर ट्रिब्यूनल कोर्ट्स का अरेंजमेंट किया गया, आसाम में भी किया गया, हर जगह भी हमेशा ऐसी होगा। तो ट्रिब्यूनल कोर्ट्स इसके बनाए गए थे आसाम में भी। तो उस ट्रिब्यूनल कोर्ट्स के अंदर अगर आपका नाम नहीं आता है या आपको कुछ और ऑब्जेक्शन है इस लिस्ट पर, तो ट्रिब्यूनल कोर्ट्स में जाकर जो है आप अपना पिटीशन डाल सकते हैं, डायरेक्टली भी आप डाल सकते हैं। अब ट्रिब्यूनल कोर्ट जो है पूरा उसकी इंक्वायरी करेगा, सुनेगा, आपका भी सुनेगा और गवर्नमेंट का भी सुनेगा, और उसके बाद में जजमेंट देगा। अब उसके बाद अगर जजमेंट आपके फेवर में आता है तो होगा, अगर उसके बाद जजमेंट भी अगर आपके फेवर में नहीं आया तो आप ये मौका, ये सारी चीज़ें हुई आसाम में, आपको मौका दिया जाता है कि आप हाई कोर्ट में उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, अपने अपने स्टेट के रीजन के जो है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के अंदर भी उसकी फिर सुनवाई होती है, केस चलता है, और उसके बाद भी अगर नाम नहीं आता है, आपके जजमेंट जो है हाई कोर्ट का आपके फेवर में नहीं आता है, तो फिर आपको चांस दिया जाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी उसके खिलाफ अपील करना। ये हुआ है, बहुत सारे लोगों के ट्रिब्यूनल कोर्ट्स में नाम आ गए, जिनके नाम नहीं आया थोड़ों के, उनके हाई कोर्ट में भी नाम आ गए, हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया उनके फेवर में। हाई कोर्ट में भी अगर नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत ज़्यादा के फेवर से नाम आ गए। अब थोड़े बहुत तो लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन मेजॉरिटी को जो है जिनके पास थोड़े भी ठीक डॉक्यूमेंट्स हैं वो लोग को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आए, आसाम में भी नहीं आए, शुरू शुरू में लगता वैसा। अब हम ये देखेंगे कि भाई ये सिटीज़न, इंडियन सिटीजन होने के शराइत क्या है। तो ए पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर द जुलाई 1987 इज सिटीजन ऑफ इंडिया irrespective of the nationality of his parents। तो 1987 से पहले 1980 ये सिटीजनशिप एक्ट क्या बता रहा है कि 1987 से पहले जो भी इंडिया में पैदा हो गया, ठीक है, जो भी नया पैदा होगा तो वो इंडियन सिटीजन है, अगरचे कि उसके पेरेंट की जो भी नेशनलिटी हो, उसके पेरेंट की जो भी नेशनलिटी हो, चाहे भले वो इंडियन हो चाहे न हो, उसके पेरेंट की नेशनलिटी साबित हो चाहे न हो, लेकिन उसका बर्थ अगर 1987 से पहले है तो वो 26 जनवरी 1950 के बाद और 1987 से पहले है तो वो इंडियन सिटीजन है बाय बर्थ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ देयर पेरेंट्स। अब बोलेंगे भाई 26 जनवरी 1950 के बाद बोल रहे हैं आप, उससे पहला वे, तो उससे पहला जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंडियंस है, और ये जो है ये बाय बर्थ इंडियंस है ये। और उसके बाद में देखिए, अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987 बट बिफोर 3 दिसंबर 2004। अब जो बच्चे, जो लोग 87 के बाद पैदा हुए लेकिन 2004 से पहले, तो उनके अगर पेरेंट्स, ठीक है, अगर इंडियन है तो वो भी क्या हो जाएंगे, फिर वो इंडियन हो जाएंगे बाय बर्थ। तो 1987 के बाद जो पैदा हुए उनको अपने पेरेंट्स को बताना पड़ेगा इंडियन है बोल के, तभी उनका लिंक बताना पड़ेगा कि भाई मेरे पेरेंट्स का ये है, तभी वो इंडियन साबित होंगे। और 2000 और यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि अगर 2004 के बाद में यही चीज़ है कि 1987 से 2004 के आगे, 2004 के बाद से, 2004 के बाद से जो बच्चे पैदा हुए उनमें भी यही कंडीशन है कि वो जब ही इंडियन कहलाए जाएंगे जब उनके पेरेंट इंडियन हो। अगर पेरेंट इंडियन नहीं है तो वो इंडियन नहीं हो सकते, और अगर पेरेंट इंडियन भी है तो दोनों में से कोई भी एक जो है इलीगल माइग्रेंट ना हो, दोनों में से कोई भी एक जो है, हाँ, उसमें इलीगल माइग्रेंट ना हो।
और 2087 से 2024 के बीच में पेरेंट्स से मतलब कोई भी एक, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी या तो मदर इंडियन है तब भी वो इंडियन है, या फादर इंडियन है मदर इंडियन नहीं है तो भी वो इंडियन है बच्चा। लेकिन 2004 के बाद में शर्त क्या है इंडियन होने की, कि उसके पेरेंट में से कोई एक तो इंडियन हो लेकिन दूसरा जो है वो इलीगल इमिग्रेंट ना हो। ये शर्त 2004 पहले वालों के लिए नहीं है। यानी एक इंडियन है, आदमी इंडियन है लेकिन उसकी बीवी इंडियन नहीं है, दूसरे कंट्री की है, ठीक है, लेकिन दूसरे कंट्री से वो इंडिया में जो है वो इलीगल तौर पे आई हुई है उसकी माँ, तब भी अगर उन्हें 2004 से पहले पैदा होने वाला है तब भी वो इंडियन सिटीजन है। लेकिन 2004 के बाद पैदा होने वाला है और अगर उसकी माँ इलीगल इमिग्रेंट है तो फिर उसकी इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। लीगल इमिग्रेंट हो, लीगल वहाँ से रहने वाले हो, इलीगल तौर पे इंडिया में रहने वाले न हो, ये शर्त 2004 से बाद वालों के लिए है। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ का जो कानून है वो 1969 में ये हो गया था है। तो जो 1970 या 70 के बाद वाले जितने भी हैं वो बर्थ सर्टिफिकेट निकालें तो उनके लिए ज़रूरी भी है और बेहतर भी है। तो इस तरह से जो है ये इसका NRC वगैरह का है। अब यहाँ पे तो अपना जो लीगल डिस्कशन था वो हो गया, कोई फिक्र की बात नहीं है। अब बहुत सारे बोलते हैं कि भाई पासपोर्ट हाथ में रख लो तो आप इंडियन हो गए। अब कौन बोल सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे बॉम्बे के जेलों में बहुत सारे जो है पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब हाथ में रख के गैर इलीगल इमिग्रेंट बोल के, दूसरे कंट्री के बोल के जेल में पड़े हुए हैं। तो सिर्फ आपके हाथ में पासपोर्ट रहना ये आपकी नेशनलिटी का प्रूफ नहीं है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1987 के बाद हो, आपको आपके पेरेंट की नेशनलिटी बताना ही पड़ता है। अगर आपके पास पासपोर्ट भी है, आधार कार्ड भी है, बर्थ सर्टिफिकेट भी है, कुछ भी है, लेकिन आपकी पेरेंट की नेशनलिटी इंडियन नहीं है तो फिर आप इंडियन नहीं हो सकते। ये फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बनाया हुआ समझा जाएगा। ये पासपोर्ट बनाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बैठ जाइए कहीं भी सामने जाकर, अभी तो थोड़ी बहुत सख्ती होगी, पहले तो कुछ भी नहीं था, आधार कार्ड बन जाता, आधार कार्ड दे दो तो पैन कार्ड बन जाता, आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों दे दो तो पासपोर्ट बन जाता, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आते। तो इसके लिए ये कोई नेशनलिटी की सबूत नहीं है। नेशनलिटी का सबूत ये है कि आपके पेरेंट नेशनल हो, जो 1987 के बाद वाले। हाँ, 1987 से पहले वालों के लिए आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और ये सारे पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें जो है अच्छे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है नेशनलिटी के लिए, लेकिन बाद वालों के लिए नहीं है। अब यहाँ पे जो है अब ये कुछ लास्ट फ्यू वर्ड्स जो है मैं अपने ख्यालात पेश करता हूँ। मैं, आप चाहे तो यहाँ स्टॉप भी कर सकते इस वीडियो को। मेरे अपने ख्यालात, हो सकता है सही भी हो गलत भी हो। एक तो यह है कि जो CA जिसका हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि हमने उसको वेलकम करना चाहिए था, क्योंकि हमारे जो हिंदू, सिख, क्रिश्चियन भाई जो कहीं भी इनके ऊपर अत्याचार हुआ है, वो अगर इंडिया में आते हैं तो हमें वेलकम होना चाहिए। हमें क्या तकलीफ़ है उससे, हम तो वेलकम करना चाहिए। हर मजलूम की जो है मदद करना चाहिए, उनको हमारे तौर से भी कोऑपरेशन करना चाहिए। इसलिए CA कानून से कोई मसला नहीं है, उसका वेलकम होना चाहिए था। एक गोल्डन चांस था हमारे लिए कि अपने अखलाक को जाहिर करते। अब उसके ऊपर जो इश्काल किया गया, इसमें मुस्लिम का नाम नहीं है, तो वहाँ पे जो है मुस्लिम मेजॉरिटी के जो देश, 3 देश के लिए है वो मुस्लिम मेजॉरिटी के हैं। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि भाई मेजॉरिटी है और कोई माइनॉरिटी में है तो मेजॉरिटी वाले माइनॉरिटी पे जुल्म हो सकता है, तो इस हिसाब से जो है माइनॉरिटी वालों को लिया गया। और दूसरी चीज़ की भी हो सकता है, दूसरी जगह पे जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी में है और उन पे अत्याचार हो रहा, तो ऐसी जो उनको भी आने देंगे क्या। अब देखो, पूरे देश, पूरी दुनिया के कंट्री के लिए तो कानून नहीं बना, ऐसा कानून में तो लिखे हुआ नहीं है कि पूरी दुनिया की कहीं की भी अगर हिंदू पे अत्याचार हो या ये जो कम्युनिटी बताई गई उनके ऊपर अगर अत्याचार हो तो इंडिया में आ सकते हैं, ये कानून में तो है नहीं। कानून में तो सिर्फ 3 देश का नाम लिखा गया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। हाँ, अगर दूसरे भी देश का, पूरी दुनिया के देश का नाम होता था तब आप बोल सकते थे, लेकिन ये 3 देशों का ही लिए कानून है वो।
तो इसके लिए ऐसी कोई बात नहीं है। और जो एनआरसी के बारे में जो है, तो हमारे बहुत सारे जो उलमा लोग हैं तो वो लोग मेहनत कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट उनके एफर्ट्स। लेकिन एक बात ये कहूँगा कि मैं कि वो लोगों को चाहिए कि जो इस लाइन के माहिरीन हैं उनको सामने फ्रंट पर लाएं। आपकी मेहनत ये ना हो कि आप मेडिकल लाइन में मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि आप सारों की इलाज करते फिरें, आप ही सबके इलाज करें। नहीं, आपकी मेहनत ये हो कि भाई आप डॉक्टरों को सामने लाएं, डॉक्टरों को जो है हर जगह जगह पे जो है डॉक्टरों को कन्वेंस करें, उनको आगे बढ़ाएं, उनको फर्स्ट फ्रंट इस पे रखें और जो है उनसे ज़रिए से हॉस्पिटल खुलाएं, फ्री ट्रीटमेंट कराएं और जगह जगह पे जो है उनसे मार्गदर्शन दें लोगों को हेल्थ के बारे में। उसी तरह से एक ये जो प्रक्रिया है, ये लीगल प्रक्रिया है, इसके अंदर अपने तौर से जो है वो फ्रंट फुट पे रहकर लोगों को मशवरे न दे। आधार कार्ड बना लो, पैन कार्ड बना लो, पासपोर्ट बना लो, हो जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट बना लो। आप मशवरे न दे, आप ये करें कि भाई वकीलों के आप जो है लॉयर्स लोग जो इस लाइन के माहिरीन हैं उनको फ्रंट फुट पे रखें, उनके ज़रिए से उनके वीडियोस को पब्लिश करें, उनके मैसेजेस को पब्लिश करें, उनको फ्रंट फुट पे रखें, जगह जगह पे उनके प्रोग्राम लगाएं, विजिट कराएं और जो जो भी हो सकता उनको लोगों की सहायता, ये प्रक्रिया के अंदर जो है लोगों को ज़रूरत भी पड़ सकती है कानूनी वकीलों की, इनके वगैरह, तो उनके हर सिटी में जो है ऐसे कमेटियां बनाए वकीलों की और उनको फ्रंट फुट पर रखें। आप ही से सब पूरे कानूनी मशवरे भी दे रहे, आप ही से ये कर रहे। अगर आप ही सबके इलाज करने बैठेंगे तो पेशेंट का क्या हाल होगा, और आप ही कानूनी सब मशवरे देते रहेंगे तो फिर लोगों का लॉस हो जाएगा, फ़ायदा कम और लॉस ज़्यादा होगा। तो जो भी मेहनत करे बहुत अच्छी बात है, करिए, लेकिन आप मशवरे मत दीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। एनआरसी में लीगल जो माहिरीन है उनको फ्रंट फुट पर लाइए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके ज़रिए से वीडियो बनाइए, उनके ज़रिए से ऑडियो बनाइए, उनके मैसेज पास करिए, जगह जगह पे कैंप लगाइए और जो हो सकता है आप करिए। बहुत ज़रूरी है, कोई भी कर सकती है मेहनत, आप भी करिए, करना है करते रहिए, लेकिन ये इसको कोई अमीरुल मोमिनीन बनने का ऐसा कोई मौका मत तलाश करिए। इसके अंदर जो है आप फ्रंट फुट पे ये माहिरीन को लाइए, तो इंशाअल्लाह उम्मत का बहुत फ़ायदा होगा।